अब देखिए, एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध विराम के लिए बातचीत कर रहे हैं, कहते हैं कि हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है ईरान से, और दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ईरान में अब जमीनी लड़ाई की तैयारी भी कर रही है। अमेरिका के एक अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका का रक्षा मंत्रालय, जिसे हम पेंटागन कहते हैं, पेंटागन ईरान के लिए एक ऐसे जमीनी युद्ध की तैयारी कर रहा है जो कई हफ्तों तक चल सकता है। इस युद्ध में दो तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं। पहला, अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस जैसे डेल्टा फोर्स, नेवी सील्स या अमेरिका के आर्मी रेंजर्स, इनकी मदद से छोटे, तेज और सटीक हमले और ऑपरेशन चलाए जाएंगे। और दूसरा, पारंपरिक सेना की मदद से ईरान के बड़े इलाके पर हमला करके वहां पर अमेरिका का नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। अमेरिका की सेना के लगभग 50,000 सैनिक पश्चिम एशिया में तैनात हैं, और अगर राष्ट्रपति ट्रंप इस प्लान को मंजूरी दे देते हैं तो ईरान युद्ध का ये फेज 2 शुरू हो सकता है। फेज 1 क्या था? फेज 1 था जिसमें सिर्फ हवाई हमले किए गए, उनका कोई भी थल सैनिक इसमें शामिल नहीं था। अभी तक सिर्फ मिसाइल से हमले किए गए हैं, ड्रोन से हमले किए गए हैं, फाइटर जेट से हमले किए गए हैं, और यह फेज 1 था जिसमें सिर्फ एयरफोर्स ने हिस्सा लिया है। फेज 2 जो है उसमें आर्मी आ जाएगी, और अब अमेरिका के जो सैनिक हैं वो ईरान की जमीन पर पहुंच जाएंगे। अब हवा में लड़ाई नहीं होगी, बल्कि लड़ाई जमीन पर होगी। अब तक वहां पर लड़ाई एयर स्ट्राइक और मिसाइल हमलों तक ही सीमित थी, लेकिन पहली बार ईरान और अमेरिका की सेना के बीच जमीन पर आमने सामने का युद्ध शुरू हो सकता है। इससे युद्ध बहुत लंबे समय तक चल सकता है, इससे युद्ध बहुत महंगा हो सकता है, और सैनिकों की मौत का आंकड़ा भी अब बहुत बढ़ सकता है। अमेरिका के लिए ईरान की जमीन पर जाकर लड़ना इतना आसान नहीं होगा। ईरान का लगभग 50 से 55% हिस्सा पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाकों में जो भारी टैंक्स हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इनसे युद्ध करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ये सब चीज़ें धीमी पड़ जाती हैं। वहाँ पर इतने ऐसे रास्ते नहीं हैं कि वहाँ पर टैंक जा सकें, बख्तरबंद गाड़ियां जा सकें। पहाड़ों पर युद्ध का नियम यह है कि जो सेना ऊंचाई पर मौजूद होती है उसे उतना ही फायदा होता है, और उस पर हमला करना बेहद मुश्किल हो जाता है। और इस इलाके में ईरान की सेना पहाड़ियों की चोटी पर मौजूद है, यानी ऊंचाई पर बैठी है। उदाहरण के लिए, अगर किसी पहाड़ की चोटी पर ईरान का कोई एक सैनिक मौजूद हो, तो उस एक ईरानी सैनिक का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को 8 से 9 सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, यानी 8 से 9 गुना ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ेगी अमेरिका को ईरान के सैनिकों से। और इसी वजह से कारगिल युद्ध के समय, अगर आपको याद हो, जब भारत ने कारगिल का युद्ध लड़ा था, उसमें पहाड़ की ऊंचाइयों पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों को हटाने में भारतीय सेना को तब बहुत मुश्किल आई थी, क्योंकि तब हमारी जो सेना थी वो नीचे थी, और कारगिल में पहाड़ों की जो चोटियां थीं उस पर पाकिस्तानी घुसपैठिए कब्जा करके बैठ गए थे। उनके पास ऊंचाई थी और वो ऊंचाई से हमले कर रहे थे, इसीलिए भारतीय सेना को इन्हें खाली कराने में इतना समय लगा था। अब आपको वापस ईरान युद्ध पर लाते हैं। इसके अलावा ईरान का लगभग 25% इलाका रेगिस्तान है। तो सोचिए, 50 से 55% इलाका पहाड़ी है और 25% इलाका रेगिस्तान है, जहां पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, और यह दुनिया के सबसे गर्म और मुश्किल स्थानों में से एक है। ईरान के एक ऐसे पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में अमेरिकी सेना के लिए अपनी सप्लाई लाइंस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होगा। और दूसरी बात, अमेरिकी सेना को ना तो ऐसे मौसम में ऑपरेट करने की आदत है, और ना ही उसे ईरान के ऐसे दुर्गम इलाकों की कोई भी जानकारी है। इसलिए वहां पर टिके रहना, लड़ाई करना और जीतना अमेरिका के सैनिकों के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यह पूरा की पूरा इलाका उनके लिए बिल्कुल नया है। यहां का मौसम उनके अनुकूल नहीं है, जगह की जानकारी उनके पास नहीं है, पहाड़ी इलाका है या फिर रेगिस्तान है, और ऐसे में जो एडवांटेज होगा वो ईरान की सेना को होगा। अमेरिका की एक और चुनौती है ईरान का ये मुश्किल इलाका। क्षेत्रफल के हिसाब से ईरान, अफगानिस्तान और इराक दोनों ही देशों से बड़ा है, और ये दोनों देश मैं आपको क्यों कह रहा हूं, इससे पहले अमेरिका की सेना ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन चलाया था। 20 साल तक अफगानिस्तान में उन्होंने लड़ाई की। इसी प्रकार से इराक में भी अमेरिका की सेना जमीन पर उतरी थी, लेकिन ईरान ना तो अफगानिस्तान है और ना ही इराक है। ये इराक और अफगानिस्तान से कहीं ज्यादा बड़ा है। ईरान का क्षेत्रफल 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है,
अफगानिस्तान का लगभग 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर था और इराक का लगभग 4.3 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो सोचिए, अफगानिस्तान और इराक के मुकाबले ईरान बहुत बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से आप सोच लीजिए कितना बड़ा है। अभी तक अमेरिका ने अफगानिस्तान देखा है, इराक देखा है, लेकिन ये कहीं ज्यादा बड़ा इलाका है। ईरान के आसपास के इलाके में अमेरिका ने 21वीं सदी में 2 बड़े युद्ध लड़े हैं। 2001 में अफगानिस्तान का युद्ध और 2003 में इराक युद्ध। और इन युद्धों के नतीजे अमेरिका के मुताबिक नहीं निकले थे और सबसे बड़ी सैन्य ताकत होने के बावजूद अमेरिका को ही ज्यादा नुकसान हुआ था। इसलिए ईरान जैसे बड़े इलाके पर कब्जा करने के लिए अमेरिका को हजारों नहीं बल्कि लाखों सैनिक चाहिए। अमेरिका ने वर्ष 2003 से इराक युद्ध शुरू किया। इसमें अमेरिकी सेना के लगभग 15 लाख सैनिक शामिल हुए थे और लगभग 8 वर्षों तक चले इस युद्ध में अमेरिका के लगभग 4,500 सैनिक और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की मौत हुई थी। और जब अमेरिका 15 लाख सैनिकों के बावजूद इराक का युद्ध जीत नहीं पाया तो ईरान में सिर्फ 50,000 सैनिकों के साथ जमीनी युद्ध शुरू करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। इराक का ज्यादातर हिस्सा समतल और रेगिस्तानी था, लेकिन ईरान में बड़े बड़े पहाड़ हैं और रेगिस्तान, दोनों उनके सामने खड़े होंगे। वर्ष 2001 से लेकर 2021 तक यानी 20 वर्षों तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना सबसे लंबा युद्ध लड़ा। इसमें अमेरिकी सेना ने अपने 8 लाख सैनिकों को उतारा था और इस युद्ध में अमेरिका के लगभग 4,000 सैनिक और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स मारे गए थे, जबकि अफगानिस्तान की अपनी कोई पारंपरिक सेना भी नहीं थी। फिर भी अमेरिका को इतना नुकसान हुआ और उस समय वो तालिबान से लड़ रहा था। अमेरिका ने वर्ष 1965 से 1973 तक यानी 8 वर्षों तक वियतनाम में भी युद्ध लड़ा था। तब अमेरिकी सेना के लगभग ऐसे ही लाखों सैनिकों ने यह युद्ध लड़ा और लगभग 58,000 अमेरिकी सैनिक तब मारे गए थे। और अब तक किसी युद्ध में अमेरिका के इतने सैनिकों की मौत नहीं हुई जितने सैनिक उन्होंने वियतनाम में खोए हैं। जिस तरह से वियतनाम के जंगलों में अमेरिका की सेना खो गई, वही हाल ईरान में भी हो सकता है। हालांकि इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम, इन तीनों युद्धों में अमेरिका का लक्ष्य इन देशों पर कब्जा करना था। इसलिए अमेरिका को समय भी ज्यादा लगा, क्योंकि वो इस लक्ष्य के साथ इन तीनों देशों में प्रवेश उन्होंने किया था कि उन्हें इन देशों में कब्जा करना है। लेकिन ईरान पर उन्हें कब्जा नहीं करना, यहां पर उनका लक्ष्य अलग है। ईरान युद्ध को लेकर असल में राष्ट्रपति ट्रंप लगातार अपना गोल पोस्ट बदलते रहे हैं, उनके लक्ष्य बदलते रहे हैं और ऐसा लगता है कि युद्ध को लेकर उनका मकसद स्पष्ट नहीं है। पहले ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहते हैं, फिर ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात करने लगे, लेकिन अब ट्रंप का सिर्फ एक ही लक्ष्य रह गया है और वो है हॉर्मुज का रास्ता खुलवाना। और ये रास्ता तो युद्ध से पहले खुला ही हुआ था, यानी अमेरिका ने पहले ये रास्ता खुला हुआ था, फिर युद्ध छेड़ दिया, उसके बाद ये रास्ता बंद हुआ और अब अमेरिका ये चाहता है कि ये रास्ता किसी तरीके से खुल जाए। इसलिए युद्ध में अगर आपके लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव्स स्पष्ट नहीं है और टाइमलाइन अगर आपकी स्पष्ट नहीं है कि आपको समय के बारे में पता होना चाहिए कि आपको कितना समय लगेगा, अगर ये दोनों ही स्पष्ट नहीं है तो फिर जो सेना है बड़ी बड़ी वो भी खो जाती हैं। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि अमेरिका को ना तो लक्ष्य स्पष्ट था और टाइमलाइन भी स्पष्ट नहीं है। अमेरिका चाहे तो भारत से सीख ले सकता है। आप याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने बिल्कुल स्पष्ट हमलों के साथ सिर्फ 4 दिनों के अंदर अपने सारे लक्ष्य प्राप्त कर लिए और फिर पाकिस्तान के अनुरोध पर सीज फायर करके भारत इस युद्ध से निकल गया। यानी तेज रफ्तार से अपने लक्ष्यों को हासिल करके इस युद्ध को 4 दिन में समाप्त कर दिया। क्योंकि कहा जाता है कि युद्ध में जाना तो आसान है, लेकिन युद्ध से बाहर निकलना आसान नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाएं युद्ध शुरू तो कर देती हैं, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल सकती। तो ये जो कला है, ये भारत की सेना ने हाल के वर्षों में पूरी दुनिया को दिखाई है कि उनके लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टाइमलाइन बिल्कुल स्पष्ट थी। उन्होंने 4 दिन के लिए ये युद्ध शुरू किया और चौथे दिन वो इसमें से बाहर निकल गए। आप रशिया और यूक्रेन को देख लीजिए, 5वें वर्ष में ये युद्ध प्रवेश कर चुका है और ये युद्ध भी कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। खुद अमेरिका ईरान युद्ध से पहले इराक और अफगानिस्तान के युद्ध में वर्षों तक ऐसे ही फंसा रहा और उसे अपने मनचाहे परिणाम नहीं मिले थे।